हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 7 मतलब जीव जनन कैसे करते हैं। ये हम चर्चा करेंगे जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 और उस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, अर्थात जीवों में आखिर जनन कैसे होता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने जीव रहते हैं एक जनन सभी में प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। टोटल जितने क्वेश्चन है वो सभी एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। जितने भी क्वेश्चन है टोटल एनसीईआरटी बेस पर आधारित है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। जनन चैप्टर है तो सबसे पहले जानेंगे कि जनन क्या है। तो जनन क्या है जी? तो जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जो कि सभी सजीवों में होती है, जिससे संतान की वृद्धि मतलब संतान की उत्पत्ति होती है और इसके द्वारा जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जो कि एक सजीवों का एक लक्षण होता है। अब आते हैं जनन क्यों आवश्यक है। आखिर तो होना चाहिए ना कि जनन क्यों आवश्यक है। तो सभी सजीव यही चाहता है कि हमारा जो इस पृथ्वी पर अस्तित्व बना है वो लंबे समय तक बने रहे। इस वजह से वो जनन करना चाहता है कि मेरा जो भी अस्तित्व है इस पृथ्वी पर लंबे समय तक बने रहे, वो मतलब ख़त्म ना हो। इस वजह से जनन क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, तो जो क्वेश्चन है उस पर ही चर्चा करेंगे। ज़्यादा मतलब इधर उधर से हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन है सिर्फ उस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार से लाभान्वित होते हैं, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, बीजाणु जनन अर्थात स्पोरो रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पहले जानते हैं कि जो बीजाणु जो जनन होते हैं अर्थात स्पोरो रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है कि यह बहुत ही सरल विधि होती है। एकदम मतलब बहुत कम समय लगती है, क्योंकि जो बीजाणु होते हैं वो किसी जानवर के माध्यम से या किसी हवा के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो इसमें समय कम लगता है और हवा या किसी जंतु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जो कि एक सरल विधि होती है। तो देखिए पढ़ते हम कि क्या कह रहा है आंसर। एक ऐसी विधि है जिसमें जीव को एक तरह से लाभ होता है। क्या होता है जी? लाभ होता है। जीवाणु छोटे, हल्के और मजबूत होते हैं। जीवाणु छोटे, हल्के और मजबूत होते हैं, जो कि प्रतिकूल अवस्था मतलब कोई भी अवस्था हो या परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में वह मतलब जीवित रह सकता है। ऐसा है जीवाणु जनन। हल्का भी होते हैं, छोटा भी होते हैं और मजबूत होते हैं, और कोई भी परिस्थिति में वह जीवित रह सकते हैं। या हवा और पानी एवं जानवरों के माध्यम से दूर दूर तक आसानी से फैल जाते हैं। मतलब कि जो बीजाणु होते हैं वह बहुत ही छोटे, हल्के और मजबूत होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होती है। और वह क्या होता है, हवा, पानी और किसी माध्यम से जानवरों के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ठीक है, मतलब स्थान परिवर्तन कर लेते हैं और किसी भी परिस्थिति में वो जीवित रहते हैं। मतलब एक सरल विधि है। जैसे कि जीवाणु जनन एक तेज और सरल प्रजनन विधि है जो कि आबादी जो है तेजी से बढ़ जाती है। मतलब कि बोलेंगे कि जीवाणु जो होता है यह मतलब बीजाणु जो होता है यह क्या होता है कि एक सरल विधि द्वारा यह अपने जनन प्रक्रिया कर लेता है, क्योंकि यह हल्का होता है और मजबूत होता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चला जाता है एकदम आसानी से, या तो हवा के माध्यम से नहीं तो पानी के माध्यम से या किसी जानवर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। ठीक है ना, और यह एक सरल विधि है और तेजी से चलने वाली एक प्रकार की विधि है जिसमें जीव तेजी से मतलब आबादी होती है जो तेजी से एकदम बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है आपका बीजाणु जनन। मतलब बोलेंगे कि बीजाणु जनन एक प्रकार की सरल विधि है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में किसी भी प्रकार के रुकावट नहीं आता है। वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, या तो हवा के माध्यम से, नहीं तो पानी के माध्यम से, और नहीं तो
किसी जानवरों के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन जाता है, वीवीआई अर्थात बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित है, तो ये होता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं आपको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप इसको अगर फोटो लेना है तो ले सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्या कहता है क्वेश्चन कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग क्यों किया जाता है। मतलब कुछ पौधा है उसको उगाने के लिए कायिक परिवर्धन का उपयोग या प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि कायिक जो परिवर्धन होता है इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा वृक्ष होता है जो एक मतलब उसका ना बीज होता है ना कुछ, और उससे एक नया मतलब वृक्ष बना दिया जाए। मतलब किसी वृक्ष है और उससे हम लोग क्या करेंगे कि एक नया वृक्ष को हम निर्माण कर लेंगे। जैसे कि आता है आपका गुलाब का पौधा, इससे हम एक नए वृक्ष बना सकते हैं। मतलब किसी पौधे के कोई अंग काटकर हम लगा देंगे, उसको बोलेंगे कायिक परिवर्धन। मतलब कोई भी पौधा है उसको काट कर हम अगर जमीन के अंदर लगा देते हैं या जमीन मतलब मिट्टी में रोप देते हैं तो वो क्या होता है, नया पौधा कुछ दिनों में उग जाता है, तो उसको बोलते हैं कायिक परिवर्धन। तो आंसर देखिए, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्धन का उपयोग निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। पहला, कायिक परिवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगते हैं। मतलब जो कायिक परिवर्धन होता है इसके द्वारा उगाए गए जो भी पौधा होते हैं और जो बीज द्वारा उगाए जाते हैं जो पौधा, उन दोनों में फर्क होता है। क्या है देखिए, कायिक परिवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे और बीज द्वारा लगाए गए पौधे में बहुत अंतर होता है। जैसे कि पुष्प और फल ये समय लगने में थोड़ा मतलब क्या है, कम समय लगते हैं। किस में कम लगते हैं जी, तो कायिक परिवर्धन में, क्योंकि पहले से तो पौधा तैयार है, उसको हम काटे और सीधे जमीन में लगा दिए तो वो तो पहले से मतलब पनपा हुआ है, तो ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है क्वेश्चन मेरा, यह पद्धति उन पौधों के उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। मतलब जो भी पौधा है बीज नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, कोई भी पौधा हो अगर बीज नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं तो हम कायिक परिवर्धन की साइड चले जाएंगे। ये आपका फायदा हो गया। मतलब बीज भी नहीं रहेगा तो हम लोग उसको कायिक परिवर्धन द्वारा लगा सकते हैं। मतलब कोई अंग काट कर जमीन में लगा देंगे और फिर पुनः वह पौधा का रूप धारण कर लेगा। उसके बाद जैसे में गुलाब, चमेली, संतरा, केला इत्यादि जो होते हैं कायिक परिवर्धन में चले जाते हैं, जैसे गुलाब, चमेली, संतरा और केला। ठीक है, देखिए 3 नंबर का कह रहा है, कायिक परिवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के पौधे के समान होता है। मतलब कि कायिक परिवर्धन द्वारा जो भी हम पौधा लगाएंगे एकदम जनक जो होता है उसकी समान होगा। मतलब जो जिस पौधा से लगाएंगे उसको हम लोग जनक बोलेंगे और उससे जो नया पौधा बनेगा उसको हम लोग संतति बोलते हैं, अर्थात संतान। मतलब जो जिससे लिए हैं हम उसको जनक बोल देंगे और जो लगा है पौधा उसको हम लोग संतति बोलते हैं। तो कायिक परिवर्धन का मतलब ये हुआ कि अगर एक पौधा है उसके टहनियाँ काटकर अगर हम मिट्टी के अंदर लगा देते हैं तो वह नया पौधा का निर्माण कर लेगा, लेकिन वह पहले वाला पौधा के समान रहेगा, उसको बोलेंगे कायिक परिवर्धन। इससे फायदा है कि अगर कोई भी पौधा है अगर बीज होने की क्षमता माने बीज नहीं उत्पादन कर पा रहा है तो हम कायिक परिवर्धन लगा सकते हैं, कायिक परिवर्धन की प्रक्रिया करवा सकते हैं। उसमें बीज तो बन नहीं रहा है तो कायिक परिवर्धन द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसको हम नया पौधा के रूप में परिवर्तित कर देंगे और वह सरल विधि है और बीज फल कम समय में ही आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं एक चित्र दिखाकर कि देखिए चित्र में कैसे है कि किसी को टहनी कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए आप लोग चित्र में कैसे है, ये आलू है, क्या है जी, आलू है। आलू में कायिक परिवर्धन देखिए, आलू है जो कायिक परिवर्धन है। देखिए आलू की संरचना है जो कि आंख ऐसे दिखा है, इसको आंख बोलते हैं, आलू के आंख हो गया, ये कंद हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको प्ररोह बोलते हैं, मतलब कि यह आपका हो जाता है ताना का कुछ भाग हो जाता है प्ररोह, नया पौधा। मतलब इसको काट देंगे, कहीं ना कहीं से काटेंगे और सीधे जमीन में लगा देंगे। जैसे खेती बाड़ी होता है तो आलूओं को काट दिया जाता है, एक आलू गोल रहता है और इसको हम लोग क्या करते हैं कि कट कर देते हैं और कट करके लगा देते हैं। लेकिन एक
कंडीशन यह है कि जो भाग को हम लोग काटेंगे उसमें आँख होना चाहिए, मतलब जो आलू का आँख होता है वह होना चाहिए तभी वो लगेगा, नहीं तो ऐसे नहीं लग सकता है। जैसे कि एक आलू है तो काटेंगे ऐसे चारों तरफ और जो भाग को लगाएंगे उस भाग में आँख होना चाहिए, उस भाग में आँख होना चाहिए तभी वो आलू लगता है, नहीं तो ऐसे नहीं लगेगा। ये देखिए जैसे कायिक प्रवर्धन में आता है दाब कलम विधि। दाब कलम विधि का मतलब ये हुआ कि कोई पौधा है उसकी टहनियाँ है, ये एक पौधा है और ये इसकी टहनियाँ है। देखिए ये मिट्टी हो गया, तो इसमें क्या किए कि हम इस टहनियों को मिट्टी के अंदर लगा दिए और देखिए ये जड़ आ जाता है और फिर एक नया पौधा का रूप धारण कर लेगा, ठीक है ना, एक नया पौधा के रूप धारण कर लेगा। तो देखिए ये मिट्टी है और ये पौधा एक है, मिट्टी है और इसका टहनियाँ यहाँ पर ऐसे करके मिट्टी के अंदर दबा दिए, मिट्टी के अंदर दबा देंगे और फिर कुछ दिन बाद देखेंगे तो एक नया पौधा निर्माण हो जाएगा। तो ये आपका कायिक परिवर्तन हुआ कि किसी पौधा के अंग को काट कर मिट्टी के अंदर लगा देंगे, नहीं तो उसके तना को मिट्टी के अंदर दबा देंगे और एक नया पौधा का निर्माण हो जाएगा, उसको बोलेंगे कायिक परिवर्तन। इसका लाभ है कि बीज द्वारा लगाए गए पौधे की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है फूल और फल बनने में, और जो पौधा बीज नहीं निर्माण कर पा रहे हैं वो कायिक परिवर्तन द्वारा प्रक्रिया करवा सकते हैं और इसके द्वारा उत्पन्न जो भी पौधा होते हैं वो एकदम समान गुण का होता है, मतलब कि जनक भी समान होगा और संतति भी समान होगा। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है शुक्रिय या शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो हम बताना चाहते हैं कि शुक्राशय या प्रोस्टेट ग्रंथि एक प्रकार का नर का भाग होता है, न कि मादा का। किसका भाग होता है? नर का भाग होता है, मादा का यह भाग नहीं होता है। तो शुक्राशय अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण की प्रक्रिया है और प्रोस्टेट ग्रंथि मतलब उस शुक्राणुओं को प्रक्रिया करवाएगी, गति करवाएगी या उसमें विकास करने में मदद करेगी। देखिए शुक्राशय अर्थात शुक्राणु की बात कर रहा है और जो है प्रोस्टेट ग्रंथि है वो क्या करे, शुक्राणुओं की बनाने की प्रक्रिया में मदद करेगी। तो इससे मतलब क्या विशेषता है यही जानेंगे और यह एक नर का भाग है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, शुक्राणु वीर्य पुटिका की महत्व भूमिका, अर्थात शुक्राणु बोलिए या वीर्य पुटिका बोलिए। तो देखिए क्वेश्चन आंसर, शुक्राशय से स्रावित तरल पदार्थ में फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और अन्य प्रोटीन बनता है, चाहे होता है, माने शुक्राशय में जो भी प्रोटीन होता है वो स्रावित होता है, तो उसमें आपका फ्रुक्टोज होता है और प्रोटीन होता है या प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ठीक है, जो शुक्राणुओं को ऊर्जा पोषण प्रदान करते हैं। यह तरल शुक्राणुओं की गतिशील और व्यवहारात्मक और को गुण, यह तरल वीर्य को अम्लीय स्त्री यौन के प्रभाव से बचाता है। मतलब कहने का यह हो गया कि जो शुक्राशय है अर्थात शुक्राशय है, शुक्राशय से शुक्राणु का जो भी निर्माण होता है उसमें देखिए कि जो शुक्राशय है, शुक्राणु जो निकलता है, शुक्राशय से जो स्रावित होता है तरल पदार्थ वो फ्रुक्टोज का होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है एवं अन्य प्रोटीन होता है, जो कि शुक्राणुओं को ऊर्जा भी प्रदान करता है। शुक्राणु क्या करता है जी? ऊर्जा भी प्रदान करता है, पोषण में सहायता करता है और जो स्त्री का जो यौन होता है, यौन मार्ग होता है, उसमें क्या होता है कि अम्लता गुण होता है, तो उससे बचाने के लिए यह उत्तरदायी होता है। कौन जी? जो इससे हार्मोन्स निकलता है, जो फ्रुक्टोज होता है और एक होता है प्रोटीन, एक प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि मादा का स्त्री यौन को प्रभावित से बचाता है, जो कि कौन सा गुण होता है जी? अम्लीय गुण होता है। क्या होता है जी? अम्लीय गुण होता है। उसके बाद देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या भूमिका है। तो देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित तरल पदार्थों में विभिन्न रसायन होते हैं जो वीर्य के स्कंदन को रोकते हैं और शुक्राणुओं को सक्रिय करते हैं। जैसे कि शुक्राशय से तो निर्माण हो गया, अब क्या करेगा प्रोस्टेट ग्रंथि? उस शुक्राणुओं को गति करेगा, मतलब सक्रिय करवाने में मदद करेगा, एक्टिव करवाएगा, बन गया। और उसके बाद एक्टिव कौन करवा रहा है जी? तो प्रोस्टेट जो होता है ग्रंथि, और शुक्राणुओं को सक्रिय करवाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 नंबर, 2 नंबर
यह तरल वीर्य का लगभग 25% होता है। मतलब जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और उससे जो स्रावित होता है तरल पदार्थ, यह क्या होती है जी, तरल वीर्य का क्या होती है, 25%। वीर्य क्या है, अर्थात शुक्राणुओं और उसमें उपस्थित जो तरल पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं, आपको वीर्य बोला जाता है। शुक्राणु प्लस उसमें उपस्थित तरल पदार्थ अर्थात शुक्रिय प्लाज्मा होता है। शुक्राणु प्लस शुक्रिय प्लाज्मा मिलाकर वीर्य का निर्माण होता है, जिसका कलर होता है व्हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर। यह वीर्य को क्षारीय बनाता है, जिससे शुक्राणुओं को यौन के अम्लीयता वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। मतलब कि इससे जो हार्मोन्स निकलता है, यह क्या करता है, वीर्य को क्षारीय बना देता है और शुक्राणुओं के यौन में जो अम्लीयता गुण होता है उसको बचाने में मदद करता है। अर्थात अम्ल रहेगा तो शुक्राणु जो होता है नष्ट हो जाएंगे, और उसको बचाने के लिए हार्मोन स्रावित करता है जो कि क्षारीयता बना देता है और नॉर्मल तरीका से वो शुक्राणु उसमें उपस्थित हो जाता है। संक्षेप में देखिए क्या कर रहा है, संक्षेप का बात कर रहे हैं तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों ही पुरुष जनन प्रजनन, वो भी बोल सकते हैं जनन या प्रजनन प्रणाली में वीर्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शुक्राणुओं को पोषण, गतिशीलता, सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब कि दोनों, यह शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, यह दोनों ही नर का भाग होता है और शुक्राणु का निर्माण करने में तथा शुक्राणु की गति करवाने में तथा शुक्राणुओं की रक्षा करने में मदद कौन करता है, तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है ना, जय हिंद।